खामियाजा उन लोगों ने उठाया है जो पिछले 4-5 सालों से अभी भी जेल में है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मोहब्बत की बात कर रहे थे, संविधान के साथ चलने की बात कर रहे थे। खालिद सैफी हो या उमर खालिद हो या शर्जील इमाम हो या BK-16 के लोग हो, तो खामियाजा तो उन्होंने भुगता है और भुगत रहे हैं। इंसान आजाद रहे तो अच्छा है, आजाद ही रहना चाहिए। इंसान क्या, जानवर भी आजाद रहे। नेचर ने सबको बराबर ही बनाया है, बराबर मौका दिया है। तो इवन जो गवर्निंग सिस्टम है वो भी वही होना चाहिए जो सबको बराबरी का मौका दे। एंड वही रुझान है मेरा, वर्चस्व किसी का भी ना हो भाई। बिल्कुल। वर्चस्व किसी का नहीं होना चाहिए। वर्चस्व सिर्फ जो लोग दूसरों का दमन करना चाहते हैं, वर्चस्व वही चाहते हैं। दैट्स व्हाट आई हैव लर्नड। आई थिंक दैट वाज लेस स्केरी। एक्चुअल वीरप्पन आ जाता तो ज्यादा स्केरी होता। तो उस समय सत्या से पहले ऐसा रियलिज्म नहीं देखा था। तो सत्या से वो चीज उसकी शुरुआत हुई। जंगल से पहले इस तरह के रियलिस्टिक डाकू नहीं देखे थे। हम्म। जंगल से उसकी शुरुआत हुई, कुछ समय तक लोगों ने देखा। प्रोपेगेंडा फिल्में बनी हैं, हमेशा बनी हैं। पिछले 10 साल में, 11 साल में, 2014 से बहुत ज्यादा बन रही है। इट्स फैक्ट। नमस्कार, आज हमारे साथ हैं एक्टर सुशांत सिंह, जिन्होंने सत्या, जंगल, शहर जैसी तमाम बेहतरीन फिल्मों में काम किया। जंगल के लिए उन्हें अवार्ड तक मिला है। काफ़ी बेबाकी से वो अपने विचार भी रखते हैं तमाम राजनीतिक मुद्दों पर। तो उनसे आज एक ख़ास बातचीत करेंगे। और उनकी जो एक फ़िल्म है शहर, उसको तकरीबन अब 20 साल हो गए हैं इस महीने। ये हिंदुस्तान में बनी हुई शायद सबसे बेहतरीन पुलिस प्रोसीजरल है। तो आइए आप बात करते हैं एक्टर सुशांत सिंह से। तो सर, आज इंटरव्यू की शुरुआत में हम एक आपकी बड़ी खास फिल्म को डिस्कस करना चाह रहे थे, जो फिल्म शहर 20 साल पहले इसी महीने में रिलीज हुई थी। तो मैं जानना चाह रहा था सर, ये फिल्म आपकी जिंदगी में आई कैसे? आप अगर थोड़ा हम सबको बता पाएंगे। जी आदित्य, सबसे पहले तो शुक्रिया भाई फॉर इनवाइटिंग मी टू योर प्रोग्राम। एंड आपके सारे दर्शकों को बिग हाय। एंड यस, शहर मेरे दिल के काफी करीब जो फिल्में हैं उनमें से एक है। एंड मुझे एहसास नहीं था, आपने बताया कि 20 साल हो गए हैं इस साल फिल्म को। मुझे जुलाई महीना याद है बिकॉज उस वक्त पहली बार बॉम्बे में बेतहाशा फ्लडिंग हुई थी भाई। तो फिल्म का मुहूर्त बहुत अच्छा नहीं गया था। बारिश की वजह से लोग बहुत देखने आए नहीं थे। भाई आई रिमेम्बर दैट, आई थिंक 26 जुलाई वाज द डेट। मतलब इट वाज नॉट अ ह्यूज, ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं था कि कैसे मिली फिल्म। फोन आया एंड बताया गया कि साहब ऐसे ऐसे कबीर कौशिक जो हैं फिल्म मेकर हैं और वो आपसे बात करना चाहते हैं। उनसे बात हुई, मिलने गया, उन्होंने कहानी सुनाई। कहानी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। मैं कहीं ना कहीं आई थिंक शायद अरशद वारसी वाला जो कैरेक्टर है, मैं मन ही मन उसमें इंटरेस्टेड था। बिकॉज अच्छा। हाँ, नेगेटिव तो मतलब मैं कर ही रहा था, मिल रहे थे। सो जी। वन वांट्स टू चेंज फॉर अ वेरिएशन। आई वाज थिंकिंग कि दैट, बट उसमें पता चला कि अरशद वारसी कास्ट हो चुके हैं ऑलरेडी एंड दिस इज द रोल। सो आई सेड फाइन, या फिर बातचीत हुई, जो भी नेगोशिएशंस होने थे, एंड देन आई वाज ऑन। ऐसी कोई बहुत कश्मकश या ऐसा कोई स्ट्रगल नहीं था कि ये फिल्म मुझे हासिल करनी पड़ी या क्या हुआ। इट वाज, एंड आई एम थैंकफुल कि इतना आसानी से एक फिल्म मेरे पास आई, चल करके, जो इतनी अच्छी फिल्म थी। होल कहानी के साथ एक्चुअली मुझे कबीर ने जो इसके रिसर्च नोट्स जो उन्होंने रिसर्च की थी फिल्म के ऊपर वो दिए थे, जिसमें अच्छा। एक्चुअल इंसिडेंट्स और सबके नाम, STF वगैरह लोगों के नाम, और एग्जैक्टली क्या क्या कैसे कैसे हुआ था, वो सारे नोट्स थे। एंड आई फाउंड दैट वेरी वेरी थ्रिलिंग। तो श्री प्रकाश शुक्ला पर बेस्ड है शायद ये, जो ईस्टर्न यूपी के 90s में बड़े मशहूर डॉन हुआ करते थे, गैंगस्टर हुआ करते थे। तो आपने सुना था उनके बारे में पहले? थोड़ा बहुत, बहुत ज्यादा नहीं, बिकॉज मेरा ताल्लुक वेस्टर्न यूपी से है। अच्छा। ईस्टर्न यूपी से उतना ज्यादा ताल्लुक नहीं, पर हाँ लखनऊ के दोस्त वगैरह हुआ करते थे हॉस्टल में। तो इसलिए थोड़ी बहुत जानकारी थी कि वहां पर जो ईस्टर्न यूपी में कोल माफिया, रेलवे माफिया, ये सब है। तो थोड़ा बहुत जानकारी थी, पर इतना डिटेल में नहीं मालूम था कि भाई कितनी बड़ी, कितना कुख्यात ये आदमी था। तो मशहूर तो नहीं कहूंगा, आई थिंक हिंदी में कुख्यात ज्यादा सही शब्द है इसके जी। लिए। हाँ। ये शूटिंग क्या यूपी में हुई ज्यादा, या फिर मिक्स था? यूपी में कुछ हुआ और मुंबई में कुछ हिस्सा उसका शूट किया गया? एक्चुअली यूपी में इसकी शूटिंग बहुत कम हुई। अच्छा।
ज्यादातर शूटिंग मुंबई में ही हुई। और जो डायरेक्टर साहब है उन्होंने लोकेशंस इस तरह से चुनी थी। और उसके बाद जो एक्सटीरियर के कुछ शॉट्स, वाइड शॉट्स, लखनऊ और यूपी वगैरह जाकर के लिए उन्होंने, तो जिस तरह से उसको एडिट किया और मिक्स किया तो ऐसा लगता है कि पूरी फिल्म एक्चुअली यूपी में ही शूट हुई है। वाकई में, हाँ। तो इट वॉज वेरी वेरी क्लेवरली डन। मुंबई में यहाँ पर हम लोगों ने एसएल स्टूडियो की तरफ है जो बिल्कुल बाहर पुराना स्टूडियो है, वहाँ किया काम। कमालिस्तान में कुछ शूटिंग की। रेलवे ट्रैक्स के लिए हम लोग वलसाड़ गए थे, ओके। वहाँ पर किया हमने। तो एक्चुअली आप जब ओपन एरिया में चले जाओ, खुले खेत हैं और ट्रैक है, तो वो हिंदुस्तान के किसी भी इलाके में चले जाओ तकरीबन एक सा ही दिखता है, अनलेस यू आर इन महाराष्ट्र में आप नारियल के पेड़ अवॉइड कर लें या साउथ की तरफ ना जाएं। तो इवन द ट्रेन क्लाइमैक्स जो था वो मुंबई से वलसाड़ की एक ट्रेन हायर की गई थी, तो वो अप डाउन हम लोग करते रहे, 3 4 दिन उसमें लगा था। सो पूरी फिल्म यहाँ शूट हुई, बट इट इट लुक्स लाइक कि एज इफ लखनऊ और यूपी में ही पूरी शूट हुई है। वाकई। और आई थिंक वो रेल ट्रैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है पूरी फिल्म में, आई ट्रेन थिंक। ट्रेन एंड ट्रेन ट्रैक्स आर एक कैरेक्टर है, वो एक किरदार है फिल्म में। जी। सर, ये अरशद वारसी साहब ने एक संदेश के इंटरव्यू में कहा था कि काश ज्यादा लोगों ने ये फिल्म उस वक्त देखी होती। तो क्या आपको भी लगता है कि उस वक्त इस फिल्म को वैसा रिस्पांस नहीं मिला? अभी तो खैर इट इज नोन एज वन ऑफ इंडियाज बेस्ट पुलिस प्रोसीजरल्स, पर उस वक्त क्या आपको लगता है वैसा रिस्पांस मिलना चाहिए था जो उस वक्त नहीं मिल पाया? अब यार ये तो डेफिनेटली, अब एक फिल्म जब अच्छी बनती है, और सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि मैंने की है और मैं उस फिल्म में हूँ इसलिए, पर वो फिल्म वाकई अच्छी फिल्म बनी। और उस डायरेक्टर को एज अ डायरेक्टर प्रोड्यूसर और ज्यादा एनकरेजमेंट मिलता तो वो और लंबे समय तक काम करते। तो उसके बाद एक फिल्म जब नहीं चलती है अच्छी होने के बावजूद, तो फिर अगली फिल्म बनाना एक बड़ा स्ट्रगल हो जाता है। चलती तो सबसे ज्यादा तो आई वुड हैव बीन हैप्पी फॉर द डायरेक्टर। उन्होंने खुद प्रोड्यूस की थी और डायरेक्ट की थी, तो उनको अगर इसका सही फायदा मिलता। बाकी ज्यादा लोग देखते तो जाहिर सी बात है अरशद और मुझे भी कहीं ज्यादा उस फिल्म का फायदा मिलता। बट देन हर फिल्म की अपनी किस्मत होती है। व्हाट कैन यू डू। एंड ऑफ द डे ये है कि आज भी वो इट्स अ कल्ट फिल्म। लोग सराहते हैं, याद रखते हैं उसको। एंड उस फिल्म के 20 साल होने पर आप इंटरव्यू ले रहे हैं, दैट इटसेल्फ आई थिंक इज अ ह्यूज कॉम्प्लीमेंट टू द मूवी। तो अब भी लोग आपके पास आते हैं, कहते हैं कि वो, अरे वो क्या बढ़िया फिल्म। जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। कुछ चुनिंदा फिल्में जो जिनकी बात होती है जब भी, तो अगर भगत सिंह, कुछ लोग भगत सिंह का नाम लेते हैं, तो कुछ लोग शहर का नाम लेते हैं। और खासकर मैं उत्तर की तरफ चला जाऊं, नॉर्थ में, तो जी। तकरीबन कोई आदमी ऐसा नहीं मिलता है जिसने शहर ना देखी हो, या जो जिसके लिए शहर पसंदीदा फिल्म ना हो। बहुत से लोग मिलते हैं जो कहते हैं सर हमने 25 बार देखी है, 50 बार देखी है, 100 बार देखी है फिल्म। मैंने भी 20 के ज्यादा बार देखी। कल रात फिर से देखी मैंने इस इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए, और नीचे भी मैं कमेंट्स में देख रहा था कि हु ऑल इन 2025 जून, हु ऑल इन 2025 जुलाई। तो अभी इस महीने तक लोग देख रहे हैं। यानी इस किस्म की इस फिल्म की पॉपुलैरिटी है। मेरे ख्याल है गैंगस्टर और पुलिस प्रोसीजरल जॉनर में बेहतरीन फिल्मों में से एक है। एक चीज सर, मैंने आपके यानी शहर में जो कैरेक्टर था गजराज सिंह का, या जंगल में दुर्गा नारायण चौधरी का था, या हाल में आपने एक मेरे ख्याल वेब सीरीज की थी सिटी ऑफ ड्रीम्स, तो तीनों में मैं एक चीज कर रहा था, तीनों में आप गैंगस्टर क्रिमिनल की भूमिका कर रहे हैं, लेकिन आपके डायलॉग्स बहुत कम है। आप काफी कुछ साइलेंसेस के जरिए आप कम्युनिकेट करते हैं। तो ये कितना मुश्किल होता है ये बिना डायलॉग के एक इविल का माहौल बनाना? सिटी ऑफ ड्रीम्स में बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। बट यूजुअली मेरे लिए एज एन एक्टर मैं खुद भी प्रेफर करता हूँ कि डायलॉग्स बहुत कम हो। बिकॉज यूजुअली शब्द जो हैं वो अर्थ को लिमिटेड कर देते हैं, मायने बंध जाते हैं जैसे ही आप शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। और शब्द ना हो तो विद एक्सप्रेशन आप इतना कुछ कन्वे कर सकते हैं जो असीमित है। मैं एज एन एक्टर मैंने वो हमेशा प्रेफर किया है। थैंकफुली रोल्स भी ऐसे मिले हैं जिनमें डायलॉग्स कम दिए गए, मुझे एक्सप्रेशन से ज्यादा काम करना पड़ा। सिटी ऑफ ड्रीम्स में चैलेंजिंग इसलिए हो गया था बिकॉज वो एक साइकोपैथ है, और जी। चेहरे से कभी जाहिर नहीं होता है वो सोच क्या रहा है। तो चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन आना ही नहीं है। आई थिंक आप उस रोल में से मिल्क बोलते हैं, उसके अलावा। हाँ so that was challenging and difficult but rewarding as well. But तो otherwise I enjoy working with least amount of dialogues, minimal जितना हो मुझे अच्छा लगता है।
जबकि आपका जो लेजेंड ऑफ भगत सिंह में शहीद सुखदेव का रोल था, उसमें तो डायलॉग डिलीवरी आपकी या, हमें वो अच्छी थी। मुझे याद है 11वीं जमात में था, हम लोग सारे उस तरह बोलने की कोशिश कर रहे थे उस वक्त। हमको सुखदेव जो थे, वो सुखदेव एक एक्सट्रोवर्ट इंसान थे। बहुत एक्सट्रोवर्ट, खुश मिजाज, सबसे हंसी ठिठोली करने वाले आदमी। तो ही वॉज अ वेरी लवेबल काइंड मैन। तो इसलिए वो डायलॉग्स मिले, और थैंकफुली मैं ऐसा कर पाया कि ज्यादा डायलॉग वाले भी, तो एटलीस्ट लोग ये आक्षेप नहीं कर लगा सकते कि इसे डायलॉग इसलिए कम मिलते हैं क्योंकि ज्यादा डायलॉग में ये काम अच्छा करता नहीं है। डायलॉग भी बोल लेता हूँ ठीक ठाक। हाँ, दीदी वो एक सीन है जिसमें शायद आप कोर्ट में जय गोपाल, जो आई थिंक विटनेस बन गए थे, उनको कन्फ्रंट कर रहे थे, और वो सीन अभी भी याद रहता है। बहुत ही मूविंग सीन था। तो उसमें भी आपको काफी रिसर्च करनी होगी सुखदेव थापर का जी हाँ। रोल करने के लिए। और रिसर्च, जाहिर सी बात है, डायरेक्शन टीम ने ही ज्यादा रिसर्च की थी। जी। सुखदेव जी के बारे में बहुत ज्यादा लिखा कुछ नहीं गया। हम्म। एक जो किताब है, उसमें 2 ढाई पन्ने का एक चैप्टर था उनके ऊपर। बट उसमें जिस तरह से विवरण दिया गया था, डिस्क्राइब किया गया, आई थिंक वो सफिशिएंट था मेरे लिए, उनका एक दिमागी खाका बनाने के लिए कि इस तरह के इंसान थे, कैसे चलते थे, हाव भाव क्या थे। एंड बाकी राजकुमार संतोषी साहब का सर पे हाथ था। तो ऐसा हम्म। डायरेक्टर मिले तो फिर आप बहुत कुछ कर जाते हैं। तो उस फिल्म का जितना क्रेडिट मुझे मिलता है, मैं उसका आई वुड गिव 80% टू राजकुमार संतोषी साहब। 20% मेरा टैलेंट था, बट बाकी संतोषी साहब के का विजुअलाइजेशन, उनका विजन, सीन्स में ड्रामा किस तरह क्रिएट करना है, आई थिंक हैट्स ऑफ। इट वाज अच्छा। लवेबल एंड एंजॉयबल प्रोसेस टू वर्क विद हिम। एब्सोल्युटली। सर आपने तीन ऐसे, मेरे ख्याल है कम से कम तीन तो ऐसे रोल्स करे हैं जो रियल लाइफ गैंगस्टर्स थे। आप श्री प्रकाश शुक्ला की बात हुई, फिर दुर्गा कहीं ना कहीं वीरप्पन या से इंस्पायर्ड थे, और फिर हाल में जीवन राम गोदारा से इंस्पायर्ड जो कैरेक्टर आपने रंगबाज यस। से प्ले किया। तो ये रियल लाइफ, खासतौर पे ऐसे क्रिमिनल जिनको गए हुए बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, हाउ इज इट वेरी डिफिकल्ट टू प्ले दिस काइंड ऑफ रोल्स, और इट इज लाइक प्लेइंग एनी अदर गैंगस्टर? नॉट रियली, बिकॉज सी, अगर कहें तो हम बायोपिक कोई भी नहीं थी, इनमें से कोई भी फिल्म एक्चुअल बायोपिक नहीं थी, एक्सेप्ट मे बी रंगबाज। रंगबाज वॉज टू अ सर्टेन एक्सटेंट बायोपिक, बट बाकी फिल्में वर लूजली इंस्पायर्ड बाय दीज रियल लाइफ क्रिमिनल्स। तो हमें अपना एक किरदार, नया किरदार खड़ा करना था। उसमें जहां जितनी इंस्पिरेशन मिल सकती है ओरिजिनल कैरेक्टर से, उतनी ली जाती है। बाकी तो आपको अपना बॉडी लैंग्वेज से लेकर सब कुछ अपना ही करना है। तो इतना चैलेंजिंग तो है, अच्छे से करना है तो एवरीथिंग इज चैलेंजिंग, वो चाहे रियल लाइफ पर बेस्ड हो चाहे ना हो। बट जी। कंपेयर टू सुखदेव, जहां पर इट वाज नॉट इंस्पायर्ड, इट वाज सुखदेव, रियल लाइफ पर्सन थे, उन्हें पोर्ट्रे करना था। कंपेयर टू दैट, वो चैलेंज अलग था। जंगल, मैं अभी आते वक्त ही देख रहा था कि जंगल को इस महीने 25 साल हो जाएंगे। मैंने जी। तैयारी नहीं की थी इसकी, पर तो जंगल के बारे में एक सवाल पूछना चाहूंगी, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा, और वो शूटिंग उसकी कहाँ हुई थी, क्योंकि वो टेरेन तो बहुत ही अलग था। हाँ, जंगल की ज्यादातर शूटिंग जो है बांदीपुरा नेशनल पार्क है, विच ओके। आई थिंक इज कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश बॉर्डर एरिया है, जी। एक्चुअल वीरप्पन एरिया जो है। हाँ एक्चुअली यू हाँ। राइट। सो वहाँ के जो गार्ड्स थे, उन्होंने हमें दिखाया भी कि यहाँ आते हैं वीरप्पन के लोग, यहाँ कैंप करते हैं। ये पूरा पीछे आप जो जंगल देख रहे हैं, यहाँ पर ये पूरा उनका एरिया है। सो वी सॉ ऑल दोज प्लेसेस एंड एरियाज। एक गार्ड से मिले जिसको एक्चुअली किडनैप भी किया था वीरप्पन ने फॉर सम टाइम। एंड अच्छा। या उससे मैंने पूछा भी ऑब्वियसली कि तो कैसा आदमी है वीरप्पन। हिज आंसर वाज वेरी सिंपल, अच्छा आदमी है सर। अभी क्या आप उसको उंगल करेंगे तो फिर वो मारेगा ना। उस वक्त हयात थे वीरप्पन, ही वाज स्टिल अलाइव? या ही वाज स्टिल अराउंड। एंड ओ। वी वर हाफ एक्सपेक्टिंग कि कहीं ना कहीं आ जाएगा कि मेरे बारे में क्या बनाया जा रहा है। थैंकफुली नहीं आया। थोड़े जंगली हाथी वाती जरूर आ गए थे। अच्छा। आई थिंक दैट वाज लेस स्केरी। एक्चुअल वीरप्पन आ जाता तो ज्यादा स्केरी होता। कुछ अलग ही कैमियो हो जाता वहां पे। सर ये जो आपने सत्या में आपका डेब्यू था, वो भी एक कल्ट गैंगस्टर फिल्म है। शहर में आपने अपने मेन विलन का रोल किया। तो ये जो एक रियलिस्टिक गैंगस्टर फिल्म्स रही हैं, लेकिन अब जो एक
अलग किस्म की एक लार्जर देन लाइफ गैंगस्टर फिल्में हम देखते हैं, केजीएफ, पुष्पा, या फिर ये जो पुलिस प्रोसीजरल जो एक बेहतरीन तरह से शहर बनाया था, पर अब ये पुलिस यूनिवर्स में उसमें भी लार्जर देन लाइफ टाइप कैरेक्टर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या इससे एक अच्छी रियलिस्टिक गैंगस्टर या पुलिस फिल्म बनाना थोड़ा आजकल बन नहीं पा रही है इस ऑब्सेशन की वजह से? आ, बन नहीं पा रही है कहना तो मतलब बना सकते हैं, ऐसा नहीं है। जी। कंटेंट की तो कोई कमी नहीं है। अगर हम देखें तो दिल्ली क्राइम जैसी सीरीज अगर हम देखें जी। तो डेफिनेटली टैलेंट है और इंटेंशन भी है। बट हर समय काल परिवेश का अपना टेस्ट होता है। तो हम्म। लोगों ने देखा उस समय सत्या से पहले ऐसा रियलिज्म नहीं देखा था, तो सत्या से वो चीज उसकी शुरुआत हुई। जंगल से पहले इस तरह के रियलिस्टिक डाकू नहीं देखे थे, हम्म। जंगल से उसकी शुरुआत हुई, कुछ समय तक लोगों ने देखा। बट देन एक ही चीज थोड़ी देखते रहेंगे यार, कहीं ना कहीं उब जाएंगे। तो वो टेस्ट चेंज होता रहता है। आई थिंक एवरी 10-15 ईयर्स इट्स अ साइकिल। अब इस लार्जर देन लाइफ से थोड़ा बोर हो जाएंगे लोग देखते देखते। इसकी भी एक लिमिट है ना, कहाँ तक लेकर जाएंगे। उसके बाद फिर एक रियलिस्टिक फिल्म आएगी एंड देन इट विल बी अ ट्रेंड सेटर। आई थिंक इट्स अ साइकिल, इट गोज ऑन। राइट। जो शहर में आपके कैरेक्टर हैं गजराज सिंह, उनका एक पूरा ऑब्सेशन एक वर्चस्व या वर्चस्व की लड़ाई को लेकर है, लेकिन रियल लाइफ में जो आपके विचार हैं वो तो एकदम वर्चस्व के विपरीत हैं। आप जुल्म के खिलाफ और जो भी गलबा या ऑपरेशन हो रहा है उसके खिलाफ आप काफी बेबाकी से बोलते हैं। तो वेयर डज योर पॉलिटिक्स कम फ्रॉम सर? आपके उसूल आप कहाँ ट्रेस करते हैं उन्हें? यार पूरा ये तो आई थिंक पूरा फिर पैदाइश, लालन पालन, शिक्षा दीक्षा सब पर जाना होगा, अच्छा। क्योंकि वो संस्कार या विचार एक दिन में नहीं आते हैं। हम्म। अचानक एक दिन हृदय परिवर्तन होता है और इंसान जो है की विचारधारा एक नई ले लेता है। वो तो मैंने फिल्मों में ही देखा है, रियल लाइफ में तो नहीं देखा है। तो बचपन से यही लिबरल वैल्यूज, जैसा स्कूल था, जैसे टीचर्स थे, जैसे दोस्त मिले, जिन किताबों को पढ़ना शुरू किया, जैसी फिल्में की, तो बनते 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 वही रही कि भाई इंसान आजाद रहे तो अच्छा है, आजाद ही रहना चाहिए। इंसान क्या, जानवर भी आजाद रहे। नेचर ने सबको बराबर ही बनाया है, बराबर मौका दिया है। तो इवन जो गवर्निंग सिस्टम है वो भी वही होना चाहिए जो सबको बराबरी का मौका दे। एंड वही रुझान है मेरा। वर्चस्व किसी का भी ना हो भाई, बिल्कुल। वर्चस्व किसी का नहीं होना चाहिए। वर्चस्व सिर्फ जो लोग दूसरों का दमन करना चाहते हैं, वर्चस्व वही चाहते हैं। दैट्स व्हाट आई हैव लर्न। LinkedIn is pretty amazing at helping you grow your small business. We cannot make your email response time faster. We can help you sell, market, and hire in one place. We cannot help you find space for your 3 desk drinks. Why do you have 3? And while we can't help you find the perfect volume for your presentation video, LinkedIn can help you find the perfect audience for your business. Grow your small business on LinkedIn. Learn more at linkedin.com/smallbusiness. तो बचपन और कॉलेज कहाँ पर था सर आपका? आ, बचपन भाई, स्कूलिंग मेरी बिरला विद्या मंदिर नैनीताल में हुई। उससे पहले एक दो गवर्नमेंट कॉलेजेस में पढ़ा, स्कूल्स में। नैनीताल गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में था, भवाली एक जगह है नैनीताल के पास, वहाँ पर जीबी पंत हाई स्कूल था, वहाँ हम्म। रहा। और कॉलेज क्योड़ीमल कॉलेज दिल्ली में आ गया। फिर अच्छा। इब्राहिम अलकाजी साहब मिल गए गुरु के तौर पर, वो लिविंग थिएटर में उनके साथ था। तो आई थिंक इट्स अ सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स वेयर आई आई केप्ट मीटिंग पीपल हु, जो उन्होंने यही सिखाया कि भाई सबके हक के लिए लड़ो, सिर्फ अपने हक के लिए नहीं। दैट्स व्हाट आई लर्नड, दैट्स व्हाट आई डू। और चूंकि अभी माहौल एकदम अलग हो गया है तो इवन दैट सीम्स रेवोल्यूशनरी। हाँ, अब माहौल, अब ये बड़ी डेयरिंग वाली बात हो गई है कि आप जी। सबके हक के लिए लड़ते हैं, जो एक नॉर्मल बात होनी चाहिए, किसी भी इंसान के लिए बहुत नॉर्मल बात होनी चाहिए। जैसे वही है यार, समय काल, परिस्थिति, परिवेश बदल गया है। तो आज कहा जा रहा है कितना ईमानदार आदमी है, जबकि हम्म। ऐसा होना नहीं चाहिए था। होना ये चाहिए था कितना बेईमान आदमी है। कितना बेईमान आदमी है बहुत नॉर्मल है, किसी को नहीं कहा जाता। एक हम्म। आदमी जो, जिसको पैसों भरा सूटकेस मिलता है और वो लौटा देता है, तब उसकी मिसाल दी जाती है, देखिए कितना ईमानदार आदमी है। तो समय चेंज हो चुका है। ईमानदार भी विरले होते हैं और सबके हक की बात करने वाले भी विरले ही होते हैं। ये शहर में ही शायद सुहासिनी मुड़े जी का डायलॉग है कि फर्ज से बेईमानी दुनिया का सबसे आसान पेशा सबसे। है। आप यहाँ फिट बैठता है। सर, कोई खामियाजा आपको भुगतना पड़ा है अपने विचारों का, कि काफी एक्टर्स के साथ हुआ भी है ऐसा?
आ, यार अभी तक हंस खेल रहा हूँ, खा कमा रहा हूँ, और मैं जेल में नहीं हूँ। हम्म। तो लिटरली मेरे लिए ये कहना कि मैंने कोई भी खामियाजा उठाया है, बहुत ही ओछी बात हो। जी। खामियाजा उन लोगों ने उठाया है जो पिछले 4-5 सालों से अभी भी जेल में है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मोहब्बत की बात कर रहे थे, संविधान के साथ चलने की बात कर रहे थे। खालिद सैफी हो या उमर खालिद हो या शर्जील इमाम हो या BK-16 के लोग हो, तो खामियाजा तो उन्होंने भुगता है और भुगत रहे हैं। तो मैं किस मुंह से कहूँ कि मैंने कोई खामियाजा भुगता है? कुछ भी नहीं भुगता है। पर सावधान इंडिया शो में तो आप सीए प्रोटेस्ट के दौरान वो शो से आपका ताल्लुक खत्म हुआ था। ओके, दैट्स डन एंड डस्टेड मैन, हो गया, खत्म बात। हम्म। बरसों हो गए उसको। आई डोंट इवन थिंक अबाउट इट। सर, बॉलीवुड में पिछले कुछ वक्त से एक ट्रेंड नजर आ रहा है कि एक विशेष विचारधारा की फिल्में बनाई जा रही हैं और क्लियरेंस भी उन्हें मिल जा रहे हैं सेंसर से। खास जैसे अब केरला स्टोरी के डायरेक्टर ने खुद कहा कि हाँ, मैंने एक फर्जी आंकड़े पर बना दी फिल्म। तो इस ट्रेंड को आप कैसे देखते हैं कि एक तबका है बॉलीवुड का जो एक 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 हेट वो फैलाने वाली फिल्में बना रहा है? हाउ डू यू सी दिस ट्रेंड, सर? प्रोपेगेंडा फिल्में बनी हैं, हमेशा बनी हैं। अ, पिछले 10 साल में, 11 साल में, 2014 से बहुत ज्यादा बन रही है। इट्स फैक्ट। एंड कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो वर्चस्व चाहती है, तो उसे पता होता है कि, एंड इट्स ए वेरी ओल्ड प्ले बुक भाई। हम्म। फिल्म जो है बहुत बहुत स्ट्रांग मीडियम है। आपको अगर लोगों को ब्रेन वॉश करना है, प्रोपेगेंडा फैलाना है, बांटे रखना है, तो फिल्मों का इस्तेमाल किया जाता रहा है, सबने किया है। यहाँ भी हो रहा है। क्या कहें? एंड फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा कोई थोड़ी है कि भाई कि सारे लोग फिलोसफर हैं या सब लोग सिर्फ आर्ट के लिए ही आए थे। बिजनेसमैन हैं सब लोग। ज्यादातर लोग बिजनेस के लिए, बिजनेस है, उसमें कोई गलत बात भी नहीं है। आज उन्हें फायदा इस तरफ दिख रहा है, तो क्या कहें, उन्हें क्या दोष दें? समय काल परिस्थिति ऐसी है, समय बदल जाएगा, वो लोग भी बदल जाएंगे। इंशाल्लाह। ये जो सेंसर बोर्ड का रोल है सर, एक तरफ यानी रिपोर्ट आई थी कि सितारे ज़मीर पर इन्होंने पीएम का कोट डालने का आदेश दिया, और दूसरी तरफ हम देखते हैं जसवंत सिंह खालड़ा जो पंजाब के ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट थे, उनकी फिल्म पे 127 कट दिए गए हैं। तो ये जो एक कंप्लीट डबल स्टैंडर्ड्स के तहत सेंसर बोर्ड काम कर रहा है, इस पर हाउ डू यू सी दिस एंड हाउ मच इज इट अफेक्टिंग फिल्म मेकर्स? इट हैज अफेक्टेड ऑफ कोर्स। अभी सेल्फ सेंसरशिप ही शुरू हो गई है लंबे समय से। खुद ही लोग, मैं कल ही कहीं नागेश कुकुनूर का कहीं मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था। उन्होंने कहा कि हम तो मतलब बनाने से पहले 20 लॉयर देखते हैं स्क्रिप्ट को, और बनाने के बाद फिर 20 लॉयर देखते हैं कि कहीं कुछ ऐसा ना हो कि अटक जाए। तो दैट हैज बीन गोइंग ऑन। देन अगेन, ठीक है, इट्स अ साइकिल यार। क्या करेंगे आप? है, अभी ऐसा है। इस पर कितना हम बोल लेंगे, कितना आप बोल लेंगे, सबको मालूम है डबल स्टैंडर्ड है या नहीं है। आपको और हमें लगता है डबल स्टैंडर्ड है, जो कर रहे हैं उनके हिसाब से तो वो स्टैंडर्ड है। हम्म। व्हाट डू यू डू? टाइम्स विल चेंज, टाइम्स ऑलवेज चेंज। लोग भूल जाते हैं, तो समय बदलता है। चक्र है, ये पहिया है। कितने समय तक चलेगा ये नहीं मालूम है, पर बदलेगा। एंड ये समय भी देखना जरूरी है, यू वरना आर आपको जो ऑप्टिमिस्टिक। है आजादी का महत्व कहाँ से मालूम होगा कि आजादी क्या होती है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्या होता है, एक एक लिबरल डेमोक्रेसी क्या होती है। जब तक वो आपके हाथ से छीनेगी नहीं, जब चीजें छिनती हैं, तब एहसास होता है कि अच्छी क्या है और बुरी क्या है। सो लेट इट बी। पब्लिकली आप यू आर वन ऑफ द फ्यू पीपल हु स्पीक्स आउट। प्राइवेटली क्या लोग हैं जो मौजूदा हालात से परेशान है विद इन द इंडस्ट्री, और आप से शेयर करते हैं या सुनने में आता है? डेफिनेटली, डेफिनेटली है, लेकिन अभी हम लोग भी सब जो आई थिंक इस टॉपिक पर इतना बोल चुके हैं, इतना बात कर चुके हैं, और शायद थक गए हैं। हम्म। तो वही है, इट बिकम्स रिपिटेटिव। आर्म चेयर एक्टिविज्म जैसा हो जाता है कि आप बैठे बैठे बात कर रहे हैं, बात कर करके होगा क्या? तो अब चीजें जब बदलेंगी तब बदलेंगी। तो बेस्ट यू कैन डू इज, जो लोग एक्टिवली इसके खिलाफ लड़ रहे हैं पॉलिटिकली, सोशली, आप उनका साथ देते रहे, उन्हें इंकरेज करते रहे। ये आप अपने जो सोशल मीडिया आपकी एक्टिविटी उसमें भी मैं देख रहा था कि यू टेक अ लॉट ऑफ एफर्ट टू एम्पलीफाई वॉइसेस रादर देन अपना
यानी अपनी राय हाँ, के बजाय। क्योंकि मैं जो भी बोलना चाहता हूँ वो आप जैसे और कई लोग वही बात बोल रहे हैं। सो उसी चीज को रिपीट करके मुझे खुद को इंटेलिजेंट साबित करने की जरूरत महसूस होती नहीं है। जब तक बहुत कुछ ऐसा इशू हो कि यार नहीं, इस पर मुझे अ, अपनी राय रख देनी चाहिए ताकि लोगों को लगे मैं एक्टिवली यहाँ पर खड़ा हूँ, सो दैट थोड़ा और लोग गैल्वनाइज हो, मोबिलाइज हो, वहां पर मैं बोल देता हूँ। वरना पहले ज्यादा बोलता था तो धीरे धीरे एहसास हुआ कि इतना बोलने की जरूरत है नहीं। आप चुपचाप अपने से ज्यादा इंटेलिजेंट लोगों को सपोर्ट करते रहे, वो भी बेहतर ही होता है, शायद ठीक होता है वो। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मेरा ख्याल है हाफ एन आवर भी हो गया हमारा, पर आपने वक्त निकाला, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू आदित्य, थैंक यू फॉर हैविंग मी अगेन। आप सबको शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट एंड कीप अप द गुड वर्क। थैंक यू सो मच सर।